नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें गलत बिलिंग से लेकर खराब ट्रांसफार्मर बदलने, जर्जर विद्युत तारों को रिप्लेस करने संबंधी कार्य शामिल हैं। बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम की मदद से भी प्रदेश में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी बड़े संघर्षों के बाद मंत्री बने हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाए हैं, तो बिजली विभाग और बबूल का संबंध समझ में नहीं आया। 2 बार उन्होंने कहा। अब ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर इनकी योजना थी कि इतने घंटों में बदल देंगे। माननीय मंत्री जी नए मंत्री बने हैं, हम लोग बहुत आपको झटका नहीं देते हैं। कम से कम ये बातें मत करिए कि बबूल लगाए थे पुरानी सरकार में। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपने एक बिजली कारखाना कौन सा लगाया उत्तर प्रदेश में जो बिजली दे रहा है? अध्यक्ष जी, माननीय नेता विपक्ष का मैं बहुत आदर करता हूं और आदर के साथ उनकी बात का मैं जवाब भी देना चाहूंगा। मेरा कहना यह है कि जो बिजली की बिलिंग के सिस्टम में जो खामियां हैं वो आज की नहीं है, आप जब मुख्यमंत्री थे तब की है। और ऐसे मैंने कहा कि मैंने माननीय वर्मा जी, मैंने ये भी कहा कि उस बबूल को समूल नष्ट करने का काम मैं कर रहा हूं और 2500 मीटर रीडरों और ऐसे कर्मियों को हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया कुछ महीने पहले। डॉक्टर संग्राम सिंह प्रश्न का 10। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का 10। डॉक्टर संग्राम माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूँ। माननीय नेता विरोधी दल ने जो उठा। विधानसभा में सपा के विधायक पल्लवी पटेल ने बीजेपी विधायकों को अपशब्दों से संबोधित किया। इससे नाराज आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने इसकी निंदा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नए विधायकों को ये समझना चाहिए जो पहली बार सदन में आए हैं कि सदन में क्या आचरण होना चाहिए और किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरी कोई आदत भी नहीं है, लेकिन मैं खुद सदन में मौजूद था और जिस तरीके से एक माननीय सदस्य ने, समाजवादी पार्टी की जो पहली बार की सदस्य हैं, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो बिल्कुल उचित नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ये सीखने की ज़रूरत है उन लोगों को, कि वो सीखें कि सदन में क्या आचरण होना चाहिए, कैसे हमें बोलना चाहिए। और आज जिस तरीके से उन्होंने पूरे दलित और ओबीसी वर्ग के विधायकों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बारे में जो टिप्पणी करी है वो निंदनीय है। और मैं यही कह सकता हूँ कि उन्हें सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए और कम से कम खेद व्यक्त करना चाहिए कि जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो गलत थी। वो खेद व्यक्त कर लेंगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा संदेश जाएगा। कल्प यात्रा के लिए जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। तो कैसे उठाएंगे? तो हम ये यात्रा के माध्यम से उनके फॉर्म भराएंगे जो छूट गए, उनको हम जोड़ेंगे। यानी जो है पात्र है लेकिन उनको मालूम नहीं है, तो उनको बताना हमारा काम है। तो ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने की उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है और अगले 5 साल तक उनको ये देगा। अब इसमें भी जो पात्र हैं और छूट गए हैं उनको जोड़ना यह हमारी जिम्मेवारी है। इस यात्रा के माध्यम से हम 2.5 लाख पंचायतों, 2,55,000 पंचायतों में जाएंगे और सभी पंचायतों में आप जैसे, हम जैसे कार्यकर्ता सबको प्रेरित करेंगे, उनसे पूछेंगे और वो पात्र है तो उनको वो मिले, इसकी हम कोशिश करेंगे। उसी तरीके से दीनदयाल
अंत्योदय योजना में लाइवलीहुड मिशन, जिसमें स्मॉल, ये जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कोई भी महिला बहन छूट न जाए, उसको किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाए और उनको हम पूरी ताकत के साथ खड़ा करें और लगभग 73 लाख 19,000 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको हम ताकत प्रदान करेंगे, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देकर के उनको आवास योजना के तहत, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए, उसके रहने की व्यवस्था हो। तो ये कैसे होगा? हर गांव में ऐसे पात्रों को निकालना होगा जो अंत्योदय में है, और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुड़ करके करेंगे। वैसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 9.5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देना है। तो जो बच गए हैं परिवार, गरीब हैं, उनको गैस का सिलेंडर मिले, चूल्हा मिले, इसकी हम चिंता करेंगे। विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 30 लाख परिवारों को हम लगभग 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देंगे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इस काम के लिए भी, और इसमें इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लगभग 11 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लोग पात्र हैं, लेकिन कुछ छूट गए हैं, तो वह भी इस यात्रा के माध्यम से, संकल्प यात्रा के माध्यम से जगह जगह पर बताना और उसको पूरा करना। जल जीवन मिशन में 10.5 करोड़ लोगों को हम जल जीवन मिशन में उनके घर में नल का लगाने वाले हैं, नल पानी के। अब उसमें कौन कौन छूट गए हैं, किनको जोड़ना है, ये सब हम इस विकसित संकल्प यात्रा। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान लाभार्थियों से संवाद करते हुए क्या कुछ सीएम योगी ने कहा, सुनिए। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हाँ, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद बनाने वाले हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी लाभार्थियों का और उपस्थित बंधुओं का, बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं हमारे यहां कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। एक संकल्प होता है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हम किस कामना के साथ पूजा करते हैं, किस कामना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं, वह एक संकल्प है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए, लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, यह देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी तो देश के अंदर सरकारें थी और ये सरकारें लगातार काम की होंगी, देश का पैसा भी खर्च की होंगी, देश के बारे में सोची भी होंगी, लेकिन दुनिया में भारत की छवि कैसे बन गई थी, भारत के बारे में लोगों की धारणा क्या थी 2014 के पहले और 2014 के बाद, आज हम देख सकते हैं। दूसरा,
ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया। नहीं, पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदरबांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। अब याद करिए, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, 4 करोड़ परिवारों के आवास बने, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 55 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवा दिया है। लगभग 3 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय की सुविधा उत्तर प्रदेश में दी गई है। आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के, वह कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या देश के अंदर किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो इम्पैनल्ड है, वहां जाकर के 5 लाख रुपए की सहायता, स्वास्थ्य की सुविधा वहां आपको उपलब्ध हो सकती है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसे भी फ्री में सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी जहां पर ये नहीं है, वहां पर जिन लोगों के कार्ड नहीं बन गए, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं और विधायक गण अपने विधायक निधि से भी पैसा उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। देश के अंदर कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, और ये तो मिल ही रहा था, अगले 5 वर्ष तक ये मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, जब सरकार की संवेदना होती है तो गरीब के बारे में कार्य योजना बनाती है। यहां गरीब कल्याण भी हो रहा है, विकास के कार्य भी हो रहे हैं, नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है, और साथ साथ देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहे हैं। जब एक नागरिक खुशहाल होगा तो परिवार के बाद समाज और देश के बारे में भी सोचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों को संबोधित भी किया। देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है, और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी, उसको प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को
प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हम लोग देखते थे हमारे पास प्रोडक्ट है, और मैं आप सभी उद्यमियों से इस बारे में भी कहूंगा, हमारा कंपटीशन किससे है, इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना, दिखाना। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। उस क्वालिटी को देना, उसके साथ उसको मार्केट से जोड़ने का प्रयास करना, मार्केट के कंपटीशन के अनुकूल हम अपना प्रोडक्ट भी दे सकें, लेकिन साथ साथ जो दिखता है वही बिकता भी है। यानी उसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से आप करिए कि वह लोग उसको प्रोडक्ट को बाद में देखें, पहले पैकेजिंग को देखें, जिसमें हम अक्सर फेल होते थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। भारत सरकार के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की एक यहां पे स्थापना को कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर और भी जो इस फील्ड में हम लोग नया कर सकते हैं, इसके लिए एक नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उस दिशा में हम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर गोरखपुर ट्रेड शो की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा वैसे ही नहीं बदली है, इसके लिए प्रयास करना पड़ा, कठोर निर्णय लेने पड़े, रिफॉर्म करना पड़ा, और बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना अपने मार्ग से हटे, जहां हम लोग आगे बढ़े। राजधानी लखनऊ में हमारे साथ एमओयू करता है और देखते ही देखते 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। भाइयों बहनों, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं? 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, यानी सीधे सीधे नौकरी इतने लोगों को प्राप्त होगी। और उसी पर हमारा कार्य चल रहा है, तेजी के साथ कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आज तो हमने कालेश्वर के पास 200 एकड़ क्षेत्रफल में न्यू कालेश्वर की एक स्कीम जारी की है, लेकिन साथ साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर हम लोग धूलियापार के पास और गीडा से धूलियापार के बीच दोनों ओर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अनुमान है पहले चरण में इसमें 800 एकड़ भूमि का एक लैंड बैंक गीडा के लिए होगा, और बाद में गीडा अगर उसी को विस्तार करेगी, इसके लिए गीडा को पैसा भी उपलब्ध कराया जा चुका है, 0 इंटरेस्ट रेट पर पैसा उपलब्ध कराया गया है। ये लोग अगर इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बहुत बड़ा लैंड बैंक इनके पास धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित होगा, और गोरखपुर का जो सबसे गरीब क्षेत्र माना जाता था, कमजोर क्षेत्र माना जाता, वो सोच को लेके चले पूज्य महाराज जी, और गीडा को उन्होंने गीडा की रचना रची। और गीडा आज देखिए, अभी हम महाराज जी के साथ
हम पीछे घूम रहे थे। फैंटास्टिक, क्या नहीं बन रहा है गीडा में। अरे कुल सामान घरे का बनाता हो और कम कीमतों पे। महाराज जी पैसा भी पूछ रहे थे, कोई मशीन बना रहा था कि कितने में बनेगा, तो उसने कहा 4,500। और हाईटेक सिलाई मशीन, कहीं हाथ से केहू का हाथ टूटल बा तो हर कंप्यूटर का एकदम इलेक्ट्रॉनिक हैंड भी गीडा में बन रहा है। कैन यू इमेजिन, इलेक्ट्रॉनिक हैंड इज बीन मेड हियर। जीन्स, टी शर्ट, वाटर, एक्वाफिना, पेप्सिको, मैं नाम गिनाते गिनाते, ज्ञान दूध डेयरी तो पिछले महीने शुरू किया, उनकर कामों चालू हो गई और उनको धन्यवाद कि बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जो हमकी खबर मिला। तो ऐसी अनगिनत गीडा इंडस्ट्री में आज के इस 34वें स्थापना दिवस पर, जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी की सोच, डबल इंजन सरकार की, कि कैसे मेरा प्रदेश, कैसे पूर्वांचल आगे आए, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया आगे आए, कैसे उद्योगपति को एक सुरक्षा मिले, व्यवस्था मिले। उद्योगपति सब्सिडी दे गेटिंग, लैंड पर सब्सिडी मिल रही है। पर महाराज जी ने स्वयं सब बैंक वालों से मीटिंग की और उनको कहा कि इमीडिएटली लोन की कोई फैसिलिटी है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए और इसी को लेकर उन्होंने ट्रेड शो में भी शुरुआत की है। इस दौरान आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। ऑफ इंडिया के गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष सुश्री अर्चना त्रिपाठी जी, कोर अध्यक्ष अखिलेश्वर दुबे जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त सैनिल दिगड़ा जी, और देश से और गोरखपुर अंचल से उपस्थित यहाँ पे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सब प्रातःकालीन सत्र से ही यहां पर अपने पेशेवर कार्यकुशलता के लिए शासन के नए नियम और कानून की दृष्टि से विभिन्न विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने की दृष्टि से आज यहां पर बैठे हैं और बाबा गोरखनाथ की धरती पर आपने इस सेमिनार का आयोजन किया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जब मेरे पास गोरखपुर शाखा के पदाधिकारी आए थे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में गोरखपुर शाखा की अध्यक्ष। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।